शिवपाल यादव की पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन। आधे घंटे तक चाचा से मिले अखिलेश यादव, ट्वीट कर औपचारिक ऐलान। यूपी सरकार ने पेश किया 84,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हम दोबारा सरकार बनाएंगे लेकिन आप में से बहुत लोग वापस नहीं आएंगे। कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। सुबह 9 बजे पीएम आवास पर नाश्ते पर करेंगे बात। जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी भी रहेंगे मौजूद। विवादों में आई राहुल गांधी की देहरादून रैली। परेड ग्राउंड में लगाए गए सीडीएस बिपिन रावत के कटआउट। विजय दिवस के दिन हो रही रैली का नाम दिया गया विजय सम्मान रैली। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत की मौत का मामला। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 हफ्तों में आ सकती है जांच कमेटी की रिपोर्ट। दर्ज हो रहे हैं गवाहों के बयान। दिल्ली हाथरस रूट बाधित। अहिरिया समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर पोरा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे। यूपी बिहार जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेन रुकी। इन एसोसिएशन विद एक्वालाइट फुटवेयर, कंफर्ट दिखता है एक्वालाइट। मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सर्वोकॉन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस पाठशाला में सबकी क्लास लगती है। यहां खबर का हर चैप्टर खोला जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पाठशाला में क्या कुछ खास है। भारत की महाविजय का ऐतिहासिक चैप्टर खोलेगा आज। 1971 के हीरो बताएंगे कि महाविजय की गाथा है क्या, कैसे महज 13 दिन में पाकिस्तान सरेंडर पर मजबूर हो गया। भारत ने 93,000 पाकिस्तान के सैनिक छोड़ क्यों दिए थे। पहले शिक्षा, फिर शादी और बेटियों पर बड़े फैसले का चैप्टर भी आज पाठशाला में खुलेगा। और बात होगी पाठशाला में विराट कोहली वर्सेस बीसीसीआई के मैच का विनर कौन। और पाठशाला में सबसे पहले बात राष्ट्रवाद की क्लास की। राष्ट्रवाद की क्लास में भारत की उस महाविजय का स्वर्णिम चैप्टर जो महाविजय 50 साल पहले भारत ने हासिल की थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नया देश बांग्लादेश बना करके और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर करवा के, जो 2 देशों के युद्ध में किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत भारत के लिए सबसे बड़े गर्व का दिन था, क्योंकि दुनिया भारत की ताकत पर हैरान थी। पहली बार दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ। भारत ने उस वक्त पाकिस्तान के दोस्त अमेरिका की परवाह नहीं की थी, उस चीन की परवाह नहीं की जो हर वक्त खतरा बना हुआ था। भारत ने पूरी रणनीति के साथ, पूरा चक्रव्यूह बनाकर, दमदार राजनीति, दमदार कूटनीति के साथ उस पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसके हौसले उस वक्त अमेरिकी हथियारों और अमेरिकी मदद से लगातार बढ़ रहे थे। और बांग्लादेश में जिसके अत्याचारों पर दुनिया में कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन 7 करोड़ बांग्लादेशियों को बचाने के लिए भारत इन सब से भिड़ चुका था। 1971 का युद्ध 13 दिनों तक चला था। 13 दिन के युद्ध में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। भारतीय सेना की कैद में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक आ चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सैनिकों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा सरेंडर है। 2 देशों के बीच युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। आप इस सरेंडर की जरा तस्वीर देखिए। पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात अपनी 107 ब्रिगेड के साथ सरेंडर कर रहे हैं। भारतीय सेना के मेजर जनरल दलबीर सिंह, जो उस वक्त 9 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडर थे, उनके सामने ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात अपने कंधों के स्टार, बेल्ट, कैप और हथियार निकाल करके मेजर जनरल दलबीर सिंह के सामने रख रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के जवान लाइन में खड़े थे और लाइन में खड़े होकर के अपनी बंदूकें सरेंडर कर रहे थे। अब आपको
उस सरेंडर का लेटर दिखाते हैं। इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर कहा जाता है। इसमें सरेंडर की तमाम शर्तें लिखी गई। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने साइन किए और नियाजी उस वक्त पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे। नियाजी ने ईस्टर्न फ्रंट के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। बांग्लादेश में मौजूद पूरी पाकिस्तानी सेना, एयरफोर्स और नेवी ने सरेंडर किया। नियाजी ने लेटर में स्वीकार किया कि जो पाकिस्तानी सैनिक जहां है वहीं पर हथियार छोड़ दे। पाकिस्तान की सेना भारत के सामने सरेंडर कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को कैसे झूठ बोला जा रहा था। वहां के अखबार लिख रहे थे कि जीत होने तक जंग जारी रहेगी। ये पाकिस्तानी अखबार डॉन का 17 दिसंबर 1971 का फ्रंट पेज आपको दिखाते हैं। ये अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है, एक सबूत है ये कि पाकिस्तान ने क्या खोया था और भारत ने क्या उस वक्त हासिल किया था। पाकिस्तान में झूठ बोला गया। डॉन देखिए, ऊपर नाम लिखा है, कराची का एडिशन है। हेडलाइन है वॉर टिल विक्ट्री, यहाज प्लेज पे ट्रिब्यूट टू फोर्सेस ईस्टर्न विंग पीपल। आगे लिखा गया है पाकिस्तान प्रॉमिस्ड कंटिन्यूड सपोर्ट बाय चाइना, यानी चीन उस वक्त वादा कर रहा था कि पाकिस्तान को लगातार सहायता करेगा। यहां पे लिखा गया फाइटिंग एंड्स इन ईस्ट विंग, पीएफ हिट्स इन वेस्ट, अपील टू एवरी पाकिस्तान। जिहाद मींस टोटल कमिटमेंट। यह फ्रंट पेज है जो इन हेडलाइन से पटा हुआ था, लेकिन यह हर एक लफ्ज झूठ है। सच्चाई क्या, वो आपको तस्वीरों में दिखाई। जिस वक्त नियाजी और याह खान ने भारत के सामने घुटने टेके, और न सिर्फ घुटने टेके, अपने स्टार, अपनी रैंक, अपने हथियार भारत के सामने रख दिए। यह वायदा किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में कि पाकिस्तान का बांग्लादेश के अंदर जो सैनिक जहां है वो अपना हथियार ज्यों का त्यों वहीं पर सरेंडर करने वाला है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही थी। 1971 का युद्ध उस साल दिसंबर के 13 दिन चला था, लेकिन युद्ध की भूमिका मार्च और अप्रैल 1971 में बन चुकी थी। वो कब बनी? जब पाकिस्तानी सेना ने विद्रोह को कुचलने के लिए नरसंहार शुरू किया था। पाकिस्तानी सेना के भयानक अत्याचारों से त्रस्त होकर के करीब 90 लाख बांग्लादेशी पूर्वी पाकिस्तान से भाग करके भारत आ चुके थे। ऐसा ना हो, पलायन ना हो, इसे रोकने के लिए भारत ने एकमात्र विकल्प चुना, और भारत के सामने वो एकमात्र विकल्प था सैन्य अभियान। क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की अनदेखी कर रही थी। कोई पूछ नहीं रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश वाले हिस्से पर कितना अत्याचार कर रहा है, लेकिन भारत ने तुरंत पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य दखल नहीं दिया था। वो क्यों नहीं दिया, यह आपको पाठशाला में बताएंगे। भारत ने रणनीति बनाई, और भारत ने रणनीति बनाकर सर्दियों और बर्फबारी का इंतजार किया। इसी के बारे में एक छोटा सा किस्सा भी प्रचलित है कि जब लगातार बांग्लादेश से लोगों का पलायन भारत में हो रहा था, सैम मानेकशॉ को बुलाया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कहा कि आपको सैन्य कदम उठाना होगा, लेकिन सैम मानेकशॉ ने इनकार किया और कहा कि अभी स्थिति अनुकूल नहीं, मुझे महज कुछ महीनों का वक्त दीजिए और मैं सुनिश्चित करूंगा कि उस वक्त के बाद जब भारत इसमें दखल देगा तो जीत का सेहरा बांध करके वापस लौटेगा। और यही हुआ भी। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ के प्रस्ताव को स्वीकार किया। सैम मानेकशॉ ने पूरे जज्बे के साथ तैयारियां की और फिर हमला हुआ। सर्दी और बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था। उसकी वजह थी ताकि चीन पाकिस्तान की मदद ना कर पाए। यह स्ट्रेटेजी थी, यह रणनीति थी। 6 महीने के इंतजार और पूरी तैयारी के बाद भारत ने नवंबर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के इलाके को हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान घबरा गया, और इससे घबराए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 की शाम ठीक 5:40 पर भारत के पश्चिमी इलाके में भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हवाई हमले करने शुरू किए। पाकिस्तान के 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने आगरा, अमृतसर, पठानकोट और श्रीनगर सहित कुल 11 एयरबेस पर हमला किया। आगरा एयरबेस पर 6 बार एक के बाद एक हमला किया गया, और सिर्फ आगरा एयरबेस पर बार बार हमला करते हुए कुल 16 बम गिराए गए। हवाई हमलों के 45 मिनट के बाद पाकिस्तानी सेना ने
बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर में घुसी। इन हमलों के बाद पाकिस्तान यह उम्मीद कर रहा था कि आगे चीन और अब अमेरिका उसकी मदद करेगा। इंदिरा गांधी उस वक्त कोलकाता में थी, वहां उनकी बड़ी रैली थी। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी को इन हमलों की खबर मिली, 2 घंटे के अंदर वो दिल्ली पहुंची और सीधे संसद भवन में अपने दफ्तर गई। 3 दिसंबर 1971 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के नाम संबोधन दिया और संबोधन में देशवासियों को बताकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। 3 दिसंबर की रात से ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के हमलों का करारा जवाब देना शुरू किया और शुरुआती महज 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 7 एयरबेस पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिए, ध्वस्त कर दिए, खत्म कर दिए। पाकिस्तान के करीब 60 से 70 लाख विमान मार गिराए गए थे। 8 दिसंबर आते आते भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया था। उधर भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर को कराची पर धावा बोल दिया और पाकिस्तान के अनेकों युद्धपोत, तेल, हथियार के भंडार को खत्म कर दिया। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी मोर्चे पर, जमीनी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को घुसने नहीं दिया, उनको वहीं रोक दिया। उधर पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना को हर तरफ से घेर लिया गया था। पाकिस्तानी सेना के पैर कांपने शुरू हो गए थे, पैर उखड़ चुके थे। 13 से 14 दिसंबर तक भारतीय सेना ढाका तक पहुंच चुकी थी। भारतीय नेवी ने समंदर से पूरी तरीके से घेरा हुआ था, किलेबंदी की हुई थी। भारतीय वायुसेना ने ढाका में बम गिराने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तानी सेना के सामने अब सिर्फ एक विकल्प था और वो विकल्प था घुटने टेकने का विकल्प। वो विकल्प था सरेंडर करने का विकल्प, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं था उनके पास। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने हथियार अंततः डाल दिए और 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। 1971 के युद्ध के हीरोज के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, जिनके जुनून, जिनके हौसले और देश पर मर मिटने के जज्बे ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 लड़ाकू विमानों से अकेले भिड़े थे। सेखों उस वक्त श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे। 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस पर 6 लड़ाकू विमानों से हमला किया था। सेखों वहीं मौजूद थे। सेखों ने पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमानों को उसी वक्त मार गिराया और बाकी 4 लड़ाकू विमानों को खदेड़ कर वापस कर दिया। इस लड़ाई में हालांकि सेखों शहीद हुए। मरणोपरांत उन्हें सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसके हकदार थे। वो वायुसेना के पहले और इकलौते परमवीर चक्र विजेता हैं। नाम और चेहरा आपको दोनों याद रखना होगा। एक और नाम है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अरुण खेत्रपाल उस वक्त सिर्फ 21 साल के थे। पाकिस्तान के बाद पंजाब, जम्मू के सेक्टर में पाकिस्तान ने 50 अमेरिकी पैटर्न टैंकों के साथ बड़ा हमला कर दिया गया और पैटर्न टैंक उस वक्त पाकिस्तान के पास सबसे उन्नत तकनीक के टैंक थे, जिनको की मानता था कि किसी भी किले को ध्वस्त कर सकते हैं। यह मानना था पाकिस्तान का। लेकिन महज 21 साल के अरुण खेत्रपाल ने इन पैटर्न टैंकों से भड़ गए, सामना किया और अकेले दम पर 10 पैटर्न टैंक को खत्म कर दिया। उम्मीद कीजिए कि एक तरफ असंख्य पैटर्न टैंक और एक तरफ भारतीय जवान अरुण खेत्रपाल अकेले, और 10 टैंक खत्म कर दिए। खेत्रपाल की वीरता से पाकिस्तान के खेमे में खलबली मच चुकी थी। वो हैरान थे देखकर कि भारत का जवान कितना शौर्यवीर हो सकता है, कितना शूरवीर हो सकता है, कितने अदम्य साहस का मालिक और रणकौशल का मालिक हो सकता है। अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता है। इन हीरोज में एक और नाम है, वो नाम है लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जो अकेले पाकिस्तानी बंकरों में कूद गए थे और बंकरों को तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया बंकरों को। एक्का की बटालियन को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश मिला, क्योंकि यहां से पाकिस्तानी सेना का इरादा अगरतला में घुसने का था। पाकिस्तानी सेना ने यहां माइंस बिछा दी थी और बंकरों से उनके सैनिक लगातार गोलियां दाग रहे थे। गोलियों की बारिश हो रही थी, गोलियां बरसा रहे थे। लेकिन एक्का ने परवाह नहीं की।
बिना किसी परवाह के, बिना कुछ डरे, बिना अपनी जान के परवाह किए वो दुश्मन के बंकर में सीधा घुस गए। 2 बंकरों को खत्म कर दिया, एक का शहीद और मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल होशियार सिंह, परमवीर चक्र उनको हासिल हुआ। कर्नल होशियार सिंह 3 ग्रेनेडियर्स में तैनात थे। इनके बटालियन को एक पुल बनाने का निर्देश मिला था। पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करते हुए होशियार सिंह ने जरपाल पर कब्जा किया और उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इस पोस्ट पर 3 बार जवाबी हमला किया। वो घायल हुए, लेकिन घायल होने के बाद भी होशियार सिंह जंग के मैदान में डटे रहे। अदम्य साहस, अद्भुत वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए कर्नल होशियार सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, महावीर चक्र उनको हासिल हुआ, लेकिन उसके पीछे की वो दास्तान क्या थी, ये भी आप सुनिए, याद रखिए। युद्ध के समय मेजर चांदपुरी राजस्थान के लोंगोवाला में पंजाब रेजिमेंट के बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के टैंकों ने लोंगोवाला पोस्ट पर हमला किया। मेजर चांदपुरी ने अपनी बटालियन के जवानों में जोश भरा, उनकी हौसला अफजाई की और दुश्मनों पर सीधा हमला कर दिया। पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट इस हमले से संभल नहीं पाई, हड़बड़ा गई और 12 टैंक छोड़ करके भाग खड़ी। ये दिलेरी थी पाकिस्तानी सेना की। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को युद्ध के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 की जंग में भारतीय वायुसेना की ताकत पहली बार दुनिया ने देखी थी। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। उससे पहले ही पाकिस्तान ने कई दफा भारत को उकसाया था। तारीख थी 22 नवंबर। दोपहर 2:30 बजे 4 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय इलाके में घुसे, गोलाबारी की। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट बेस पर हमला किया। जवाब में इंडियन एयरफोर्स ने 2 हफ्तों तक पाकिस्तान के बेस पर लगातार हमला किया। पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना ने दुश्मन की सप्लाई चेन तोड़ दी थी। हथियार और तेल के भंडार खत्म कर दिए गए थे। रेल नेटवर्क तोड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया था, जिससे पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश करने की हालत में नहीं था। एयरफोर्स के 4 हंटर विमानों ने लोंगेवाला में पाकिस्तान टैंक रेजिमेंट को तबाह कर दिया, पूरी रेजिमेंट खत्म कर दी। पूर्वी पाकिस्तान में एयरफोर्स ने जमीनी सेना को भरपूर सपोर्ट किया। 1971 में एयरफोर्स के चलते ही भारत का वेस्टर्न फ्रंट सुरक्षित रहा था, मजबूत रहा था। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान में 4000 और पूर्वी पाकिस्तान में 1978 उड़ानें भरी। 1971 के युद्ध में वायुसेना के पराक्रम के चलते ही पाकिस्तान की करारी हार हुई। इसी युद्ध में भारतीय वायुसेना को इकलौता परमवीर चक्र मिला था, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के लिए, उनके अदम्य साहस के लिए, उनकी अभूतपूर्व वीरता के लिए उनको इससे सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में सरेंडर के बाद पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भी बयान दिया। सरेंडर के बाद भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने नियाजी से हार का कारण पूछा, तो उस नियाजी ने एयरफोर्स ऑफिसर की यूनिफॉर्म पर बने विंग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इंडियन एयरफोर्स के चलते ही पाकिस्तान हार चुका है, सरेंडर कर चुका है। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान से खास चीज छीनी थी, जिसे वॉर ट्रॉफी की तरह आज भी संभाल कर रखा गया है। जरपाल क्वीन अमेरिका की विलीज कंपनी की एक जीप है। 1971 में बसंत सर जरपाल की लड़ाई में यह जीप भारत ने कब्जे में ली। ये जीप आज भी लेह में 3 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में रखी गई। यह जीप पाकिस्तान में रॉयल्टी का प्रतीक मानी जाती थी। एक समय में इस जीप पर पाकिस्तानी सेना ने रिकॉयलेस गन भी फिट की थी। पाकिस्तानी सेना ने जरपाल की शंकरगढ़ सीमा पर इस जीप को तैनात किया था। इस जीप को वॉर ट्रॉफी की तरह पूरे देश में घुमाया जा चुका है। 1971 के युद्ध में क्या चुनौतियां थीं, कैसी रणनीति बनाई गई, कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर ध्वस्त किया, इस महाविजय की गाथा सीधे उन नायकों से सुनिए जिन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। हमारे सहयोगी
पद्मजा जोशी ने इन वॉर हीरोज से बातचीत की। जब बारिश शुरू हुई तब लगा कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और इसी बारे में आप भी जनरल बत्रा बताना चाहते थे। अभी आपको ब्रिगेडियर मेहता ने PT-76 के बारे में बताया था। PT-76 एक रशियन टैंक है। PT स्टैंड्स फॉर प्लावुशी टांका, टैंक जो कि तैर सकता है जी। इस टैंक ने बांग्लादेश वॉर में बहुत अच्छा काम किया, लैंड पे भी, लैंड वाटर में भी और सब जगह पे। मेरे स्क्वाड्रन जो कि मैं कमांड कर रहा था, यंग मेजर, ए स्क्वाड्रन 45 कैवलरी, मेरे स्क्वाड ने तकरीबन 15 बैटल्स में भाग लिया था जी। मैं आपको सिर्फ 4 बैटल्स के बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपको पता चले कि ये टैंक की कैपेबिलिटीज़ क्या है। सबसे पहले हमने एक रोड ब्लॉक इस्टेब्लिश किया था। चुआडांगा और झनेटा 2 जगह हैं। चुआडांगा इंसिडेंटली प्लेस है जो कि गवर्नर जनरल बंगाल के थे उस वक्त, मिस्टर मलिक, उनका नेटिव प्लेस है। ये रोड ब्लॉक हमने तकरीबन 23 किलोमीटर दुश्मन के टेरिटरी के अंदर ठीक किया था, जिससे पाकिस्तान की 2 फॉर्मेशन 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 107 ब्रिगेड दोनों सेपरेट हो गई थी और वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकी थी। 57 जो है वो कुश्तिया से होती हुई हार्डिंग ब्रिज करके बांग्लादेश में चली गई थी। इस रोड ब्लॉक के बाद हमको एक बड़ा टास्क दिया गया था, एक रिवर पार करना था, मधुमती। मधुमती रिवर जो है वो तकरीबन 500 से 700 गज चौड़ा है। इस टैंक इसको पार करने के लिए हमने रात के वक्त दूसरे बैंक पे दुश्मन की 2 बटालियन थी, उनके सिर्फ उनके नाक के नीचे से हम टैंक लेकर गए थे। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ जो पहला टैंक है वो मैंने खुद एज ए स्क्वाड्रन कमांडर चलाया था और हमने पाकिस्तानी को सरप्राइज़ कर दिया था। अगले दिन जब हमने उनके ऊपर अटैक किया तो उनके जो GOC थे, जनरल अंसारी, GOC पाक के 9 इन्फेंट्री, उन्होंने यकीन करना मुश्किल समझा कि कैसे टैंक पार कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पार कर गए थे। और उसी के बाद 24 घंटे के बाद फिर उन्होंने की जो 9 इन्फेंट्री है उसने सरेंडर कर दिया था। और पर्सनली मेरे लिए जो चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है, जब हम एडवांस कर रहे थे मगुरा से फरीदपुर की तरफ और उससे आगे गोलंडा घाट की तरफ, फरीदपुर जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से शेख मुजीब ने इलेक्शन भी लड़ा था, उससे थोड़ा देर पहले पाकिस्तान के GSO 19 कर्नल मंसूर उल हक मेरे पास आए थे एक वाइट फ्लैग जीप के साथ सरेंडर करने के लिए। तो ये मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ी मोमेंट थी, मेरे स्क्वाड्रन के लिए, मेरे रेजिमेंट के लिए भी, जब हमने उनका सरेंडर लिया था। इसके अलावा कोई भी ऐसी मुश्किलात हमारे सामने इस टैंक के सामने आई, इस टैंक ने हमेशा पूरी करी थी और बहुत ही अच्छा काम किया था। बिल्कुल। और कितने लेवल्स पर इस जंग को लड़ा गया एयर मार्शल बिश्नोई, क्योंकि आपने 65 की जंग में भी हिस्सा लिया, 71 की जंग में भी हिस्सा लिया, पर 71 में माहौल बिल्कुल अलग था, क्योंकि जिस तरीके से जो झटका पाकिस्तान को लगा और खास तौर पर जिस तरीके से उनकी एयरफोर्स को इमोबिलाइज किया गया, उस ऑपरेशन के बारे में बताइए कि कैसे पूरे एक रनवे को एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया। एक तरीके से ऑन फुट हमारे सोल्जर्स लड़ रहे थे, टैंक्स थे, हमारी आर्मर्ड थी वहां पे, एयरफोर्स में कैसे आपने ये कारनामा किया, ये बताइए आप। इससे पहले कि मैं जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दूं, मैं इनके टैंक के बारे में कुछ नॉन सीरियस बात बताना चाहता हूँ। पाक जैसे उनका देश था, जैसे वहाँ पे इतने दरिया और इतनी मार्शेज और इतनी लेक्स और पानी था, टैंक का वहाँ जाना असंभव था। और ये पाकिस्तान ने भी रियलाइज़ किया हुआ था कि जो भी होगा हिंदुस्तानी टैंक नहीं आएंगे। और जब भी हमारे टैंक आए, वो रात का समय था एक दफ़ा पहली बार, तो एक जवान जो वहाँ पे ड्यूटी पे था, हवलदार साहब, वो भागा भागा अपने पाकिस्तानी मेजर के पास गया। उससे कहा कि साहब टैंक आ रहे हैं। उन्होंने कहा टैंक नहीं आ सकते इधर, तूने भैंसें देखी होंगी। तो उसने, वो जवान था आर्मी के था, वो मेजर साहब तो ये नहीं कह सकता कि मैंने टैंक देखे। हाँ साहब आप ठीक कहते हैं, लेकिन उन भैंसों के सिर के ऊपर तोपें लगी हुई हैं। तो ये था हाल वहाँ पर। अब आते हैं, आपने आपका सवाल पूछा। अब एक टाइम आ गया, समय
पहले दिन की लड़ाई के बाद, जबकि हमारा मुद्दा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जितना जल्दी से जल्दी हम तबाह कर दें, उतनी ही जल्दी हमारी जो फ़ौजें हैं ज़मीन के ऊपर आगे बढ़ पाएंगी। 3 तारीख को लड़ाई उन्होंने हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और 4 तारीख को हमने अपने हमले पाकिस्तान के ऊपर शुरू कर दिए। ईस्ट पाकिस्तान में सबसे पहला जो हमारा टास्क था कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पाकिस्तानी एयरफोर्स को वहाँ से तबाह कर दिया जाए और उनके एसेट्स जो हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हमने सोचा कि हमारी 10 स्क्वाड्रन है, उनकी 1 है, हमें कुछ ही घंटे लगेंगे इस काम में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब पहले दिन के हमने कोई 100 से ज़्यादा ऊपर सॉर्टीज अटैक की पाकिस्तानी एयरफील्ड के ऊपर ढाका में, और उस दौरान में 100 सॉर्टी के दौरान में पाकिस्तानी एयरफोर्स हमारे ख़िलाफ़ हवाई जहाज़ उनके सेबर जेट्स उड़ते रहे, हमारा मुकाबला करते रहे। हमने उनके 3 हवाई जहाज़ गिरा दिए, और क्योंकि हम उनके दुश्मन के एरिया में लड़ रहे थे और उनके एयरफील्ड के ऊपर जहाँ से नीचे गन्स भी चल रही थी, हमारे कोई 7 हवाई जहाज़ तबाह हुए। एक उसके अंदर एक कैनबरा था। उसी दिन शाम को जब हम लास्ट सॉर्टी पे गए तो हमने देखा कि अभी सुबह की तरह सेबर्स हमारा मुकाबला करने के लिए उठ नहीं रहे हैं ज़मीन से, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि जैसे उन्होंने 3 हवाई जहाज़ पहले दिन कुछ घंटों में खो दिए हैं, वो उनके पास कोई जहाज़ बचेगा ही नहीं थोड़े दिनों के बाद, तो फिर क्या करेंगे वो। तो फिर उन्होंने कैमोफ्लेज कर दिया। तो उन्होंने कैमोफ्लेज तो पहली ज़मीन के ऊपर था, वो जो हवाई जहाज़ ज़मीन के ऊपर थे, लेकिन 2-4 हमारे मुकाबले के लिए उठते थे वो नहीं उठे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो 2-4 दिन लड़ सकते हैं इस रेट से, तो उन्होंने हमारा मुकाबला ही करना बंद कर दिया। तो फिर आपका क्या स्ट्रैटेजी थी? अच्छा, अब एक चीज़ और हो रही थी उसी साथ में, यूनाइटेड नेशन के अंदर बहस चल रही थी। अमेरिका के रेजोल्यूशन था कि इंडिया को सीज फायर हो जाए और जल्दी से उनको बाहर निकालिए बांग्लादेश से। अब ये था कि पहले हम कौन पहुंचता है, कि वो रेजोल्यूशन पास पहले होता है या हम पाकिस्तान तो एयरफोर्स बेसिकली को। आपका मकसद था कि इससे पहले कि सीज फायर हो, आप उनके रनवे को खत्म बिल्कुल। करें। हाँ, और उनके एयरफोर्स को खत्म बिल्कुल नहीं जी, कोई और तरीका ही नहीं था। सीज फायर ना भी होता, फिर भी अगर वो हमारे सामने नहीं आते तो और या दिखते नहीं है तो हम उनको मारेंगे कैसे उनको। तो फिर मैंने ये सलाह दी अपने स्टेशन कमांडर को और ईस्टर्न कमांड को भी कि कोई हमारा तरीका नहीं बचा हुआ हमारे पास, रनवे को तबाह कीजिए, क्योंकि जब रनवे नहीं होगा तो कोई हवाई जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स का नहीं उड़ पाएगा। और अभी पाठशाला में रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको इस सवाल का जवाब देंगे कि भारत ने क्यों आखिर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया था। 1971 के युद्ध की शानदार जीत के बावजूद हमेशा एक सवाल होता रहा कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने छोड़ क्यों दिया। उस वक्त भारत के पास सुनहरा मौका था। उस वक्त भारत जो चाहता पाकिस्तान से करवा लेता। उस वक्त भारत जो चाहता पाकिस्तान को देना पड़ता। उस वक्त भारत अपनी शर्तों पर कश्मीर का मामला निपटा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया। आखिरकार क्यों 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ने का फैसला किया गया। इस फैसले के पीछे कई कारण और कई तर्क बताए जाते हैं। जैसे भारत पर पहले से ही 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों का बोझ था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कैदी बनाकर लंबे समय तक रखना बड़ी चुनौती थी। दूसरी बात यह कि जेनेवा कन्वेंशन यानी जेनेवा संधि के तहत युद्ध बंदियों को बार्गेन टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए यूएन चला गया था और रूस की तरफ से भी दबाव था कि इतने सैनिक कैदी बनाकर रखना सही नहीं। चौथी बड़ी बात कि बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त पाकिस्तान की कैद में थे और उनका जीवन बचाना भारत की पहली प्राथमिकता थी। शेख मुजीब को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट देशद्रोह के मामले में फांसी की सजा सुना चुकी थी। जेल में उनकी सेल में 6.5 फीट की कब्र खोद दी गई थी और फांसी का फंदा लगा दिया गया था। मतलब यह था कि उन्हें किसी भी समय फांसी पर लटकाया जा सकता था। अगर शेख मुजीब को पाकिस्तानी सेना फांसी पर लटका देती तो फिर आजादी के बाद बांग्लादेश का नेतृत्व करने वाला कोई होता नहीं और भारत के लिए बड़ी समस्या होती।
शेख मुजीब को 8 जनवरी 1972 को पाकिस्तान ने छोड़ दिया और 10 जनवरी 1972 को उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। इसके 7 महीने बाद 2 अगस्त 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसमें भारत ने सभी 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को छोड़ने पर सहमति जता दी। लेकिन 50 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया। लेकिन आज पाकिस्तान की हालत क्या है और बांग्लादेश किस स्थिति में है, यह भी आपको जानना चाहिए। आपको आंकड़ों के साथ बताते हैं, एक एक चीज आपको बताते रहेंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे कि बांग्लादेश किस स्थिति में है और पाकिस्तान किस हालात में है। अब ये दोनों आंकड़े देख करके आप अंदाजा लगा लेंगे कि अगर किसी देश की सोच होती कि उसको विस्तार करना है, उसको विकास करना है, देश कहां से कहां पहुंचने की कुव्वत रखते हैं। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी देश की अगर ऊंचाई नापनी होती है, उसका विकास नापना होता है, तो आमतौर पर हम जीडीपी को देखते हैं। सबसे पहले आप जीडीपी ग्रोथ की बात कीजिए। जीडीपी ग्रोथ बांग्लादेश की इस वक्त क्या है? 6.4%। बांग्लादेश की 6.4% है, लेकिन पाकिस्तान की लगभग 4 से 5% के आसपास मौजूदा वक्त में जीडीपी ग्रोथ है। कुल जीडीपी कितनी है यहां पर हम देख लेते हैं कि कुल जो जीडीपी है पाकिस्तान की, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। बांग्लादेश की जीडीपी है लगभग 24 लाख करोड़ की जीडीपी बांग्लादेश की है। लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, यह आंकड़ा आपको जानना चाहिए। पाकिस्तान की जीडीपी है 19 लाख करोड़ रुपए की। अब दोनों में आप फर्क देखते जाइए। जीडीपी परसेंटेज बांग्लादेश की ज्यादा, कुल जीडीपी बांग्लादेश की ज्यादा। अगला पैमाना देखते हैं, नंबर 3 जो पैमाना है वो है विदेशी मुद्रा भंडार। मैं विदेशी मुद्रा यहां लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा। अब विदेशी मुद्रा भंडार की, विदेशी मुद्रा दरअसल जरूरी क्यों होती है? अगर आपको कोई भी फॉरेन ट्रेड करना है, लेन देन करना है, तो आमतौर पर विदेशी मुद्रा के आधार पर तय किया जाता है, जो कि वैश्विक तौर पर स्वीकार्य होती है। विदेशी मुद्रा भंडार आपका तय करता है कि आपकी कुछ खरीदने की हैसियत कितनी है, आपकी औकात कितनी है एक देश के तौर पर। विदेशी मुद्रा बांग्लादेश की है 43 अरब डॉलर। ये बांग्लादेश के तौर पर देख ली, ये 43 अरब डॉलर इनकी विदेशी मुद्रा भंडार है। लेकिन पाकिस्तान की कितनी है? तकरीबन आधी, महज 23 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है पाकिस्तान के पास। ये हालात हैं पाकिस्तान। अब आगे बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं कि हम लोग पर कैपिटा इनकम जिसको अंग्रेजी में कह देते हैं कि एक व्यक्ति औसतन कितना कमाता है। ये प्रति व्यक्ति आय, समझ लीजिएगा इसको आप। प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की कितनी है? अनुमानित तौर पर, मोटे मोटे तौर पर 1998 डॉलर प्रति व्यक्ति। पाकिस्तान की कितनी है? 1193 डॉलर प्रति व्यक्ति। यानी यहां भी पाकिस्तान मात खा रहा है। अब आज की बात करते हैं एक्सपोर्ट की। सबसे पहले रेडीमेड गारमेंट की बात करते हैं। मैं मोटे तौर पर इसको एक्सपोर्ट के तौर पर लिख देता हूं कि एक्सपोर्ट का एक डायमेंशन है, एक देश काफी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन गारमेंट की हम लोग बात करते हैं, सिर्फ गारमेंट का आधार करते हैं, तो बांग्लादेश कितना एक्सपोर्ट करता है, यानी बाहर देशों को बेचता है। और बाहर अगर आप बेचेंगे तो आपको जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, ये भी आपका बढ़ता है। आपकी जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी की प्रतिशत बढ़ती है, कुल जीडीपी आपका बढ़ता है अगर आपका एक्सपोर्ट बेहतर होता है। जो सामान आप बेचते हैं वो कितना है? वो है आपका 35 अरब डॉलर। लेकिन पाकिस्तान के बारे में आपके मन में जिज्ञासा आएगी, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कितना है अगर रेडीमेड गारमेंट का? इससे लगभग 1/3 या 1/3 से थोड़ा सा और कम, वो बैठता है 10 अरब डॉलर। ये मोटे मोटे तौर पर आपको पैमाना हमने बताया
एक देश में अगर आप जानना चाहते हैं कि वो देश कितना साधन संपन्न है, कितना पैसा उस देश के पास है, कितनी प्रगति है या प्रगति करने की कुव्वत कितनी है, संभावनाएं कितनी है, तो मोटे मोटे तौर पर आप ये 5 पैमाने देखते हैं। उस देश की जीडीपी कितनी है आप ये देखते हैं, उस देश की जीडीपी किस रफ्तार से बढ़ रही है, उस देश की कुल जीडीपी कितनी है आप ये देखते हैं, आप देखते हैं उस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, आप देखते हैं कि उस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी आदमी की जो इनकम है, जो कमाई है वो कितनी होगी। भाई अगर कमाई नहीं होगी तो आप खर्च कैसे करेंगे। तो आमतौर पर अगर प्रति व्यक्ति आय आपकी बेहतर है तो आप बाकी लोगों से बेहतर है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरा, आप एक्सपोर्ट तय करते हैं। इन 5 पैमानों में पाकिस्तान बांग्लादेश से कहीं कम है, कहीं 1/3 है तो कहीं लगभग आधा है। ये आधा, ये हाल हो चुका है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश का जो आर्थिक गणित है वो आपको बताया। अब आगे बात करते हैं। अब पाठशाला में बात करेंगे सोशल साइंस की क्लास में। सोशल साइंस की क्लास में देश की करोड़ों बेटियों से जुड़ी हुई एक सबसे जरूरी जानकारी, सबसे जरूरी खबर। मोदी सरकार ने देश की बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया, बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले पर मंजूरी दे दी। अभी देश में शादी की लीगल उम्र क्या है? लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल। नया कानून बनने के बाद क्या होगा? लड़के के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़की के लिए भी शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल, दोनों को बराबर कर दिया गया। लड़कियों की शादी की उम्र को 21 करने के लिए सरकार को मौजूदा कानून में संशोधन के साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में भी बदलाव करना होगा, क्योंकि अलग अलग धर्म में शादी के लिए उम्र अलग अलग निर्धारित है। मिसाल के तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1955 में बना, उसके तहत हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सिखों के लिए आनंद विवाह कानून 2012 है, जिसमें शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 11 साल। इस्लाम में मुस्लिम पर्सन लॉ के तहत लड़की की उम्र 15 साल और किशोर अवस्था में आ जाए तो वो शादी कर सकती है। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों की 21 होनी चाहिए। इन तमाम विधेयकों में, इन तमाम कानूनों में संशोधन होगा और दोनों की उम्र 21 साल निर्धारित कर दी जाएगी। दिसंबर 2020 में सेंटर टास्क फोर्स ने अपनी एक सिफारिश नीति आयोग को दी थी। टास्क फोर्स ने ही लड़कियों की शादी की उम्र, जो न्यूनतम उम्र है, वो 21 करने की सिफारिश की। टास्क फोर्स का मानना है कि पहले बच्चे के जन्म के वक्त महिला की उम्र 21 साल होनी ही चाहिए। टास्क फोर्स के मुताबिक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 कर देनी चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए, यह भी आपको बताते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए यह पहला कारण, महिला को मजबूत करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए यह दूसरा कारण, महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए यह तीसरा कारण, नाबालिग लड़कियों का शोषण रोकने के लिए यह चौथा कारण, प्रेगनेंसी के दौरान महिला और बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको और कम किया जा सके, ये पांचवा कारण, कम उम्र में मां बनने में लड़कियों को खून की कमी आ जाती है, उसे दूर करने के लिए ये छठा कारण, लड़कियों में कुपोषण से बचाने के लिए ये सातवां कारण, लड़कियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत सुधार करने के लिए ये 9वां कारण। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के पीछे बड़ी वजह उनका स्वास्थ्य भी है, उनकी हेल्थ भी। जो मौजूदा आंकड़े हैं, अभी प्रत्येक 1 लाख महीनों पर मातृत्व मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 145 है। यानी जन्म देते वक्त 1 लाख महिलाओं में से 145 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो वहीं नवजात मृत्यु दर 1000 बच्चों पर 30 है। यानी जो बच्चे 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 30 बच्चों की मौत जन्म के दौरान ही हो जाती है। ब्रिक्स देशों से अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस भारत की है। कम उम्र में मां बनने से लड़कियों को एनीमिया की शिकायत आती है, खून की कमी हो जाती है। भारत में 45 से 49 साल की उम्र की 50% महिलाओं को एनीमिया की शिकायत रहती। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS में
वो कहता है कि कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियां आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त नहीं हो पाती। जो लड़कियां 22 या उससे ज्यादा उम्र में शादी करती हैं वो आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने का टाइम मिलता है, अपने आप को विकसित करने का टाइम मिलता है, अपने पैरों पर खड़ा होने का वक्त मिलता है। और इसी तरह जो लड़कियां 23 साल या उससे ज्यादा उम्र में शादी कर रही हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा सशक्त हैं। 15 अगस्त 2020 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाने का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी एक उचित समय पर होनी चाहिए। गरीब बहन बेटियों की बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता ये सरकार लगातार कर रही है। उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ उसमें बदलाव आया। समाज में कैसे बदलाव आया, किन कानूनों ने महिलाओं को बाल विवाह की बेड़ियों से मुक्त कराया, उसका इतिहास भी आपको जानना जरूरी है। 1860 में कुछ हालात बदले जब इंडियन पीनल कोड के तहत 10 साल की कम उम्र की बच्चियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना गैर कानूनी बताया गया। हालांकि इसमें शादी का कोई जिक्र नहीं था। फिर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 आया। इसके तहत बालिग होने की उम्र 18 वर्ष तय की गई, लेकिन इसमें भी शादी का जिक्र नहीं था। फिर 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1991 लाया गया। इसमें विवाहित या अविवाहित सभी लड़कियों के लिए सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र को 10 साल से 12 साल कर दिया गया। 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ। इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। समाज सुधारक हरविलास शारदा के नाम पर इस कानून का नाम रखा गया था। इस कानून के तहत लड़कियों की विवाह की उम्र तय की गई और उसे 14 साल कर दिया गया और लड़कों की शादी की उम्र को 18 साल कर दिया गया। साल 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन करते हुए लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई। साल 2006 में शारदा एक्ट को फिर रिप्लेस किया गया और रिप्लेस करते हुए नया एक्ट पास किया गया, जिसका नाम बाल विवाह निषेध अधिनियम रखा गया। अभी देश में यही कानून चल रहा है और इसी को संशोधित करने की बात हो रही है। एक बड़ा आंकड़ा यह कि देश में 20 से 24 साल की हर 4 महिलाओं में एक महिला की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती। हालांकि बाल विवाह के केस में पिछले 5 सालों में 26.8% से घट करके वो 23.3% का आंकड़े आ गए। यानी मोटे तौर पर 5% बाल विवाह घटे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक ग्रामीण भारत में कुल शादियों में 27% बाल विवाह के तहत आती है, तो शहरी भारत में आंकड़ा 14.7% है। 1992-93 में कुल शादियों में से 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी 54% थी। अभी देश में 18 से 21 साल की उम्र की लड़कियों की संख्या करीब 5 करोड़ 25 लाख है। इस फैसले से इन बेटियों की किस्मत बदलेगी। पाठशाला में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और बातें होंगी और इसी बीच हम एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। वो बड़ी खबर है कर्नाटक से, जहां पूर्व स्पीकर का एक विवादित बयान है। उन्होंने कहा कि रेप को लेकर के पूर्व स्पीकर रमेश कुमार ने बड़ा बांध दिया कि अगर रेप को रोक नहीं सकते तो मजे करो। कर्नाटक विधानसभा के अंदर ये शर्मनाक बयान दिया गया और कांग्रेस विधायक के इस बयान पर सदन में ठहाके लगाकर हंसी भी की गई। एक बार फिर बता देते हैं आपको कि क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर रेप को रोक नहीं सकते तो उसे एंजॉय करना चाहिए और इस बयान के बाद सदन में ठहाके लगे हैं। There is a saying, when rape is unacceptable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. There is a saying, when rape is unacceptable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. हमारे साथ इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, ये क्या शर्मनाक, क्या बेहूदगी सदन के अंदर हो रही है वहां?
जी बिल्कुल, आज बेलगावी में जो कर्नाटक के नॉर्दर्न पार्ट में असेंबली सेशन है, आज जहां पर फार्मर इशू के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, जिसमें 6 टाइम एमएलए रमेश कुमार का ये विवादित बयान है। फिर कांग्रेस के एमएलए चाह रहे थे कि इस पर और डिस्कशन हो, तो स्पीकर कागेरी कह रहे थे कि उनके पास टाइम नहीं है और भी कई प्रोसीडिंग्स है सदन की उसको चलनी चाहिए, तो टाइम हम ज्यादा नहीं दे सकते। इस बीच रमेश कुमार का ये बयान के उन्हें कहा कि अगर रेप हो रहा है तो उसको लेटे हुए एंजॉय करना चाहिए। ये शर्मनाक बयान रमेश, कांग्रेस के 6 टाइम नेता और एमएलए रह चुके रमेश कुमार और 2 बार स्पीकर रह चुके हैं, इनकी तौर से ये विवादित बयान, शर्मनाक बयान आज सदन में, जब निर्भया का हम पूरी चीज हिंदुस्तान में गम मनाए जा रहे हैं, उस पर रमेश कुमार ऐसे बयान देते हैं। उसमें शर्मनाक बात और है कि आप सुन सकते हैं वीडियो में कि पूरे एमएलए हंस रहे हैं, स्पीकर भी इसको एक्सपंज करने के बजाय उसको उस बयान को, स्टेटमेंट को निकालने की वजह हाउस प्रोसीडिंग से वो हंसते हुए दिखाई पाते हैं। किसी की और इतनी मजबूत रीढ़ की हड्डी नहीं रही कि सदन के अंदर कम से कम इस बयान को रोकें, खंडन करें और कम से कम इस बारे में जवाबदेही तय की जाए। ये हालात हैं आज की तारीख में राजनेताओं के।